निरपेक्ष प्रयास के YouTube चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की चर्चा का विषय एक अलग तरह की विषय वस्तु के साथ में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये कोई समाचार पत्र में छपने वाली कोई महत्वपूर्ण समाचार से नहीं है, किसी घटना से संबंधित नहीं है, हमारी रोज मर्रा की जो चीज़ें हैं उनसे भी संबंधित नहीं है। और यहाँ तक कि मैं कहूँ तो ये एक अलग तरह का विश्लेषण है जो आज की तारीख में मेरे अनुमान के अनुसार सबसे अधिक इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मानवीय सभ्यता, जब से मानवीय सभ्यता का जन्म हुआ है, अर्थात इंसान इस सृष्टि में उसका प्रवेश हुआ है, तब से लेके आज तक जो हमने उन्नति करी है, जो हमारा समाज में बदलाव आया है, जो हमने साहित्य की रचना करी है, जो भी हमने अपने ईश्वर की कल्पना करी है और सृष्टि की कल्पना करी है, ये सब हमारा जो मानवीय मस्तिष्क है उसकी क्षमताओं, उसकी बदलती हुई क्षमताओं, अगर हम देखें कि एक आदि मानव था और आज का मानव है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उस समय भी एक कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे आगे की तरफ ढकेल रही थी, या आप कह लीजिए कि एक नेचुरल प्रोसेस था जिसको वो फॉलो कर रहा था। और हमने देखा है, हमारे पुरातत्वविद जो है ना इस बात की गवाही देते हैं कि पहले कैसे पत्थर का युग था, फिर लौह युग आया, कैसे ताम्र युग आया, फिर सोना चांदी, ये वो अलग से अलग अवस्थाओं में हमारे मानव जीवन का विकास हुआ है। मानव सभ्यता का इतिहास हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सभ्यताओं का जन्म हुआ, और इसको आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसकी प्राचीनता की अभी भी जो है ना उन्हें खोज रहती है कि सबसे प्राचीन कहाँ था और कहाँ पे सभ्यता के क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, उनकी जीवन शैली कैसी थी। ये सब बातें तो आपके सामने अन्य चैनलों के माध्यम से आ जाती हैं। मैं इसके और भी अधिक जो है ना गहराई में जाके आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा न्यूरोलॉजी का जो साइंस है, वो हमारी जो मस्तिष्क है इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है। एक हमारे बाएं तरफ है और एक हमारे दाईं तरफ है। बाईं तरफ का जो यानी मस्तिष्क के बीच में एक डिवीज़न टाइप का जो है, जब हम ब्रेन स्कैनिंग कराते हैं तो एक डिवीज़न टाइप का जो है ना ऐसा प्रतीत होता है। और यानी आप इसको जो है ना अपने व्यवहार में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि बाईं तरफ का मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर के भी दो अंग हैं, दो भाग हैं।
एक दायां पैर है, एक बायां पैर है, एक बायां हाथ है, एक दायां हाथ है। इस तरह से हमारा शरीर भी जो है ना, यानी जांघ के ऊपर जो है ना, चाहे भले वो अवयव जो है ना एक पूरे शरीर की रचना करते हो, मगर दो हमारे शरीर के हिस्से जो हैं, बायां हिस्सा जो है वो दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क का जो दायां भाग है वो हमारे बाएं शरीर को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसका अनुभव मुझे खुद हो चुका है, इसलिए मैं आपसे इस गहराई में जाके बात कर रहा हूँ कि मुझे एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जो बाईं तरफ था, और उसने मेरे दाएं हिस्से को, शरीर के दाएं हिस्से को, यानी दाएं पैर को, और सबसे अधिक इसका इफेक्ट जो है दाएं पैर और बाएं हाथ की पर पड़ा। और भी अंदर जो है ना, बाद में ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ और पैर की बात हो, दूसरे तरह की समस्याएं भी मैंने इसको भोगता है। इसलिए मैं उसी समय जो है ना, मैंने प्राणायाम करना चालू किया और थोड़ा सा योगाभ्यास भी करना चालू किया। डॉक्टरों ने कहा कि ये आपके लिए एक इलाज है, अगर आप योग करेंगे, स्पेशली अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम में एक चीज़ होती है कि आप जब बाएं नथुने से सांस लेते हैं, सांस अंदर रोक के जब दाएं नथुने से सांस को निकालते हैं, तो हमारा योग कहता है कि हमारा मस्तिष्क का दायां हिस्सा जो है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। इसी तरह से दाएं नथुने से सांस लेके फिर रोकना और बाएं नथुने से निकालने से हमारे मस्तिष्क के दूसरे भाग को हम सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। तो इवन नाक में ये दो हिस्सों को हमारा एक बाएं नथुने को दायां मस्तिष्क प्रभावित करता है, और बायां मस्तिष्क जो है हमारे दाएं मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब साधारण आप ये इस बात को जो है ना नहीं समझ सकते कि कब आप दाईं सांस ले रहे हैं, कब बाईं सांस ले रहे हैं। आप सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानते समझते हैं, मगर हमारे यहाँ जिन्होंने योग विद्या का जो है ना अध्ययन किया, वो जानते थे कि इसका प्रभाव क्या होता है। और भी उन्होंने जो दूसरे आसन और दूसरे उसमें इस चीज़ को ध्यान रखा गया कि कैसे एक संतुलित जीवन हो, और इसी के ऊपर जो है ना उन्होंने जो है ना जो नाड़ी सिस्टम जो है कहा कि बाईं नाड़ी एक पिंगला है और एक दूसरी नाड़ी जो है इड़ा है, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेते हैं, अर्थात दाएं नथुने और बाएं नथुने से एक साथ सांस लेने लगते हैं, तब ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ना जागृत होती है। और इससे जागृत होने के क्या परिणाम है, अब मैं इसमें आपको ज़्यादा इसका ज्ञान जो है ना, मैं क्योंकि मैंने थोड़ा अनुभव किया है, मगर ये एक बड़ी कठिन साधना है, ये इतना आसान नहीं है।
इसको, इसके परिणाम को हासिल करना, मगर जो लोग हासिल कर लेते हैं वो लोग एक अलग तरह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनको वो एक ध्यान मग्न हो जाते हैं, उनका इतना अधिक उनका जो है ना कंसंट्रेशन का लेवल जो है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके कोई भी बात कर सकते हैं। एक सहज बुद्धि उनकी डेवलप हो जाती है जो तर्क के आधार पर हर चीज़ को जो है ना वो ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं इसमें नहीं आता, मगर एक बात आपको, मानव शरीर में हमारा जो मस्तिष्क है, इसके दो विभाजन हैं और इन विभाजनों के अलग अलग कारण हैं। केवल इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब मानव सभ्यता के बारे में हम फिर एक बार जो है आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं कि ऐसी कौन सी दो विपरीत मानव मस्तिष्क में, जिसे हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, ऐसी कौन सी दो मूलभूत, अर्थात जो मानव मस्तिष्क पहले था और आज है, तब भी ये दो ग्रंथियां तब भी थी और आज भी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि मानव सभ्यता ने पीछे की तरफ जो है ना अपनी प्रोग्रेस की है। हम उत्तरोत्तर, हमने आपस में कितने भी युद्ध लड़े हों, कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हों, अलग अलग धर्मों के बीच में जो है ना युद्ध हुए हों, क्रांतियाँ हुई हों, और तमाम तरह के जो है ना हमने विरोधाभास अपने अलग अलग समुदायों के बीच में जो है ना पैदा किए हैं। मगर इन सब के बावजूद आप ये कह सकते हैं कि आज हम इस स्थिति में हैं कि कह सकें कि साहब ग्लोबल विलेज की हम जो है एक अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही भावना जिसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक कुटुंब, ये क्या है, ये एक सामुदायिक प्रयास ही तो था, को एग्जिस्टेंस का एक प्रयास ही तो था, जिसे हम अपने धर्म में या सनातन फिलॉसफी में जो एक भावना, एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो हमारी पहले काम कर रही थी, वो बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी अलग है और पाश्चात्य समाज की अलग है। ये डिफरेंस, ये भिन्नता क्यों है? हम एक अलग तरह से क्यों सोचते हैं और वो एक अलग तरह से क्यों सोचते हैं? हम, जैसे पिछले 2 सत्रों में मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ आर्थिक उन्नति के जो पैरामीटर्स हैं, या जो एक हमारे जीवन की जो खुशी को नापने का और एक दूसरे अचीवमेंट की जो फीलिंग है, वो हमारे यहाँ अलग क्यों है और पाश्चात्य सभ्यता में अलग क्यों है? इसका विश्लेषण थोड़ा सा मैंने आपको वो किया, मगर इन सब के पीछे एक जेनेटिक कैरेक्टर जो है ना हमारे यहाँ अलग तरह का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना एक अलग तरह का हमारा सोचने का दायरा हुआ, और दूसरे भूभाग में
ऐसा नहीं है कि उनमें भी बेसिक इंस्टिंक्ट वही है, मगर उनकी सोच में, उनका जेनेटिक जो भी आप कह लीजिए, मैं उसकी जो है, मैं कोई शरीर विज्ञानी नहीं हूँ, मगर ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक अलग तरह का ग्रंथि जो है ना ज़्यादा डेवलप हुई, हमारे यहाँ दूसरे तरह की ग्रंथि ज़्यादा डेवलप हुई। इतना तो फर्क जो है मुझे लगता है। साइंटिफिकली ये कभी भी इस तरह की कोई रिसर्च सामने नहीं आई कि क्या ये वाकई जो है ना सच है कि नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है। तो उन दो बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में किसी मनोवैज्ञानिक से, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में फ्रॉइड ने कहा कि सेक्स इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इससे निर्विवाद रूप से, यानी एक विवादित वो हो सकता है कि हाँ, पहले भी हमारे आदि मानव ने संतानों को जन्म दिया और आज भी हम जो है ना संतानों को जन्म दे रहे हैं, मगर एक फंडामेंटल डिफरेंस तो आपको लगेगा कि पश्चिमी सभ्यता में परिवार की कॉन्सेप्ट और हमारे भूभाग में, यानी पूर्व और पश्चिम में जो है ना एक डिफरेंस बहुत साफ साफ नज़र आता है कि अपने परिवार को महत्व देना है या हमको अपने आप को महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता में परिवार का कोई स्थान नहीं है, मगर वहाँ पर माता पिता अपनी जिम्मेदारी उस सीमा तक नहीं लेके जाते, वो परिवार को उस तरह से इंटीग्रेट नहीं करते जैसे हमारे यहाँ करते हैं। हमारे समाज में जो मौसी हैं, मौसिया जी हैं, जो बुआ हैं, जो फूफा जी हैं, कजिन्स हैं, इनका जिस तरह से आपस में, यानी दूर की भी होगा, उनने कहा कि वो सास कौन सी है, उनने कहा वो चचिया सास है तो वो वहाँ की सास है, वो कहाँ का नाती है, उनने कहा कि वो उनका पर पोता है, वो पोता है, वो नातिन है। ये सारे रिश्तों का आज भी हमारे यहाँ समाज में जो है ना इसका महत्व है। वहाँ भी जो है ना अमेरिका में कजिन्स के बीच में, मगर कुछ समाजों में एक अलग तरह का जो है ना रिश्ता कायम किया जाता है, उनके आपस में कजिन्स की शादी हो जाती है और जो यौन संबंध हैं वो वहाँ पर जो है ना अलग तरह से स्थापित कर लिए जाते हैं। तो वो एक सभ्यता का, उनकी सभ्यता में वो उचित माना जाता है। हमारे यहाँ इसे बहुत ज़्यादा हे दृष्टि से इन्फीरियर, हम इस तरह की घटना अगर कहीं हो जाती है तो हमारे यहाँ, और इसके कुछ वैज्ञानिक हमारे यहाँ रीज़न है कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्वस्थ और अस्वस्थ एक क्यों है। ये जो जन्मपत्री को अगर आप अपने यहाँ देखेंगे तो अलग अलग गण हैं और अलग अलग जो है ना उसको क्लासिफाई किया गया है। जन्म के समय से ही ये इस चीज़ की गणना करने की जाती है। तो मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि परिवार का, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार का निर्माण करता है। परिवार क्यों करता है? क्योंकि सिर्फ एक पिता और एक माँ को अगर आप जंगल में छोड़ देंगे तो क्या होगा?
अगर उसे कोई सहयोग देने वाला नहीं हो, अगर मान लीजिए किसी जंगल में एक स्त्री और एक पुरुष रह रहे हैं और कोई वन्य जीव जो है उनके ऊपर हमला कर देता है, तो वो क्या दो लोग मिलके एक शेर को, एक चीते को, एक बाघ को, एक हाथी को, उससे अपनी जीवन की रक्षा कर लेंगे? अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, अब उसका विष उतारना है, आपको किसी वैद्य की, किसी ऐसे जानकार की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी अपने जीवन को बचाने के लिए? किसी वैद्य की वो अलग अलग, अब आप इस चीज़ को जहर उतारने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे पहले, आज वो साइंटिफिक है कि नहीं है, मगर एक दोनों मिल, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, इनका संयोजन होना भी एक इंस्टिंक्ट है। स्त्री और पुरुष मिलकर ही एक शिशु को जन्म दे सकते हैं, मगर उस शिशु को रक्षा के लिए, उसकी परवरिश के लिए एक कबीले की ज़रूरत हुई। चार लोग मिलके एक दूसरे की मदद करके वो अपने आप को और अपने आने वाले जो जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा करना उनका सबसे पहला वो होता था, कर्तव्य होता था। और सबसे पहले वो अपने कबीले के चारों तरफ इस चीज़ की पहरेदारी करते थे, या उसे एक बॉर्डर में घेर के रखते थे। उसके अंदर जो है ना, जो छोटे बच्चे और उनकी जो स्त्रियां हैं उसे रखा जाता था। और पुरुष लोग जो है ना, बाहर जो है ना पहरा देके, अगर कोई आक्रमण करता है, जंगली जीव हो या कोई विरोधी कबीले का आदमी हो, तो वो इस चीज़ को, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी पुरुष की थी। ये कबीलाई संस्कृति में अगर इसके इतिहास को देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। मगर धीरे धीरे जब एक कबीला और आगे बढ़ गया, उसके पास में और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो उसकी शक्ति बढ़ गई। एक कबीला जिसमें इतनी शक्ति नहीं थी, उन्होंने उस कबीले के ऊपर आक्रमण किया और उसे अपने कबीले में मिला लिया या उसे मार के खा गए। इस तरह से कबीले जो है ना धीरे धीरे बड़े समुदाय में संगठित होने लगे, और यही कबीले एक दूसरे के साथ में लड़ते भी थे, उनके साथ में रहते भी थे, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था, ऐसा नहीं है। एक कबीला दूसरे कबीले के साथ में इंटरेक्शन भी करता था, मगर साथ साथ में उनका एक अलग तरह का जो है ना चाल चलन था, उनका जीवन यापन का तरीका अलग था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि बड़े बड़े कबीलों ने मिलके देश का निर्माण किया। आज हम जिसे, यानी कभी हम कहते हैं कि अखंड भारत कैसे बना? हम कहते हैं कि उत्तर भारत की सभ्यता और दक्षिण भारत की सभ्यता पूर्वी भाग की सभ्यता से अलग है, और उत्तर भारत की सभ्यता दक्षिण भारत से अलग है। उसमें डिफरेंस है, इसका कोई जो है ना, उसमें कोई विवाद करने की विषय वस्तु नहीं है ये, मगर ये डिफरेंस तो है।
अखंड भारत में भी जो है ना, हमने अलग तरह के प्रभाव के कारण, सनातन धर्म के अलग तरह के प्रभाव के कारण इसका विस्तार किया। ये हम पिछले सत्रों में जो है ना इसकी चर्चा थोड़ी कर सकते हैं। मगर एक जो मूल भावना थी, जो हमें एक व्यक्ति, पति पत्नी से परिवार, परिवार से कबीला और कबीले से जो है ना एक राष्ट्र का निर्माण, और अनेक राष्ट्रों से मिलकर एक समान विचारधारा या एक ही धर्म को मानने वाले लोगों को, ऐसी सभ्यताओं का भी जन्म हुआ जिसे हमने अखंड भारत का किया। जो हमने अपनी सनातन संस्कृति की जो उद्घोषणा हुई, उसमें भी हम पाएंगे कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम की आप यानी इस बात को हम विश्वगुरु बनने के लिए इस बात को बार बार बोलते हैं कि विश्व एक परिवार है। मगर परिवार की परिकल्पना हमारी और पाश्चात्य उसकी, अगर उसमें फंडामेंटल डिफरेंस होगा, वहाँ पे मैं अधिक अगर इम्पोर्टेंट होगा और हमारे यहाँ हम अलग इम्पोर्टेंट, हमारे लिए हम अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी सर्वाइवल की, वो दो भाग में होते हुए भी जो है ना एक जैसी उसका प्रभाव नहीं रहेगा। अब आप जो मेरी विषय वस्तु है उसकी तरफ आपका ध्यान रखिए कि ये दो इंस्टिंक्ट हैं क्या। थोड़ा सा आपको जो है ना अपने आप, इन्हें रीसेंट पास्ट हो या बहुत पुराना वो हो, कि कोऑपरेशन और कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता करना और सहयोग करना, ये मूल फंडामेंटल इंस्टिंक्ट हैं और ये चेंज कभी नहीं हुई है। हमेशा ये दो इंस्टिंक्ट काम करती रही हैं। जो कोऑपरेशन की या सहयोग, आपसी सहयोग की इंस्टिंक्ट है, उसके कारण हम आज भी जो है ग्लोबल विलेज की कल्पना तक पहुंच पाए, और कंपटीशन के कारण हम आज जो है ना कह रहे हैं कि हम चांद पर उतर गए, चांद पर जो है हम अपनी बस्ती बनाएंगे, मार्स तक हमारा यात्रा का प्रोग्राम बनना चालू हो गया है, कैसे वहाँ पे जाके टूरिस्ट स्पॉट हम डेवलप करेंगे। चंद्रमा पे टूरिस्ट लोग जाने की तैयारी भी करने लगे हैं कि कैसे वहाँ पे जाके जो है हम रहेंगे। ये एक उन्नति का, ये एक कंपटीशन की फीलिंग का अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ जो है ना हम देख रहे हैं कि कोऑपरेशन की भावना होते हुए भी कितनी अधिक जो है आपस में राष्ट्रों के बीच में प्रतियोगिता है, कितने अधिक जो है ना वहाँ के समाज जो राष्ट्रीयता की भावना से ग्रस्त हैं, वो अपने अपने हित के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप यूक्रेन वॉर में से देख ही रहे हैं कि अपने देश की हितों की रक्षा के लिए या अपनी शक्ति को बचा के रखने के लिए परमाणु युद्ध का खुलेआम, चाहे भले यूएन हो चाहे कोई भी हो, खुलेआम जो है ना चुनौती दी जाती है कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो हम अपनी क्रूज मिसाइल्स जो है ना, हाइपर सोनिक जो है ना मिसाइल जो है ना,
आपकी ऊपर दाग देंगे, आपको जो है ना आपके शहरों को बर्बाद कर देंगे। जबकि ये सब जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उसमें कोई विजेता नहीं बचेगा, अर्थात ना तो कोई हारा हुआ पक्ष माना जाएगा, ना कोई विजयी पक्ष माना जाएगा। हाँ, मानवीय सभ्यता, हमारा जो जीवन चक्र है, वो जरूर इतना अधिक उस पर नुकसान पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां शायद जन्म भी ना ले पाए। यानी मानव जीवन का ही जो है ना एलिमिनेशन या उसका अस्तित्व हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि दो बेसिक इंस्टिंक्ट कॉमन होने के बावजूद जो है ना हम इन दो इंस्टिंक्ट को आज की तारीख में इन दोनों के बीच में कोऑपरेट यानी संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि इन्हीं दो इंस्टिंक्ट के कारण हम अपने आर्थिक विकास की परिकल्पना को अगर देखें तो यही दो इंस्टिंक्ट काम करती हैं। एक कंज्यूमर मार्केट की अगर बात कोई करता है तो यही दो इंस्टिंक्ट काम करती है। मार्केटिंग की तो पूरी कॉन्सेप्ट ही जो है ना कंपटीशन की भावना के ऊपर निर्धारित है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, नया मार्केट नहीं बन सकता, नए तरह की मांग को जो है ना जनरेट नहीं किया जा सकता। ये सब कंपटीशन की भावना है। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के पीछे भी जो है ना यही भावना काम करती है। और इसके आर्थिक पहलू और क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये हम आने वाले सत्रों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं केवल इतना आपके सामने बात को रखना चाहता हूँ कि ये दो बेसिक इंस्टिंक्ट, कोऑपरेशन और कंपटीशन, ये कितनी अधिक मूलभूत एक इसका वर्गीकरण और इनके बीच में संतुलन, जैसे हमारा मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क जो है ना दाएं मस्तिष्क से अलग होके काम नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि वैज्ञानिक लोग इस बात को करते हैं कि कोई आदमी कल्पनाशील ज़्यादा होता है, कोई आदमी जो है ना तर्कशील ज़्यादा होता है, एक आदमी को जो है ना मैथ्स करने में उसकी महारत होती है, एक की सितार बजाने में महारत होती है। तो हमारा मस्तिष्क जो है ना, हमारे दो वो हैं जिसे मैं कहता हूँ डिवीज़न है। अभी पूरी तरह से इसके वैज्ञानिक बारीक वैज्ञानिक, मगर ओवरऑल तो लोग बात कहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। कोई पहलवान बन जाता है, कोई संगीतज्ञ बन जाता है, कोई अभिनय के क्षेत्र में आगे आ जाता है, कोई नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक होता है, कोई अच्छा इंजीनियर होता है, कोई अच्छा मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और कोई बहुत अच्छा जो है ना लीडर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहूँ, मगर आज वो एक वर्ल्ड लीडर, यानी चाय वाला से लेकर एक वर्ल्ड लीडर तक उनकी धाक जमी हुई है। तो समाज हमारा जो है वो अलग अलग बौद्धिक वर्ग में विभाजित है। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे एक पेड़ के अंदर हर पत्ते का अलग आकार होता है, वैसे
चाहे भले हमारे यहाँ जो है ना 130 करोड़ लोग हैं, मगर एक जैसी सूरत, एक जैसा रंग, एक जैसी आंखें, एक जैसे नाक वाला, यानी आपको दूसरा व्यक्ति पाना ही बहुत मुश्किल आएगा। इसलिए फेस रिकग्निशन की जो है ना हमारे यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया कि आँख के बनावट, इसके रेटिना की बनावट और दूसरी चीज़ों के साथ में अगर इसको संयोजित किया जाए तो हर व्यक्ति का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। एक 100 करोड़ लोग नहीं, आप 9 बिलियन जो भी हमारी आज की विश्व की आबादी है, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते। अर्थात ये है कि कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की बौद्धिक क्षमताएं भी अलग अलग हैं। आज अमेरिका में भारत की जो मेधा शक्ति है, इसके कारण जो है, जो नडेला है या कोई दूसरा सीईओ है, वो अपनी योग्यता की, अपनी काबिलियत के कारण आगे है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण आगे है, इंडियन होने के कारण नहीं है। ABCD तो सब पढ़ते हैं, मगर ABCD के आगे भी तो बहुत सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को अर्जित करना, उसको जो है ना अप्लाई करना, और ये हमारे शिक्षा में इन सब हमारी मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है, मगर उस अवसर को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी में बदल लेना और उपलब्धि प्राप्त करने की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते जाना, यानी जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी में एक जैसी तो नहीं होती। हर भारतीय अमेरिका में जाके जो है ना CEO तो नहीं बन जाता, समय लगता है। और उसके पीछे हमारे जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भिन्नता है हमारे हर विश्व के हर नागरिक में, मगर फिर भी हम एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं, एक अलग तरह के समाज में हम एक साथ रहते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रहते हैं। और जहाँ पे ऐसा नहीं होता उनसे हमारा संघर्ष भी होता है। अब मैं उस संघर्ष वाली स्थिति के बारे में अधिक चर्चा नहीं करूँगा। और भारतीय परिदृश्य में जो कोऑपरेशन और कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने यहाँ ही अपने समाज में ये प्रयोग करने पड़ेंगे कि कोऑपरेशन और कंपटीशन की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इनके बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। क्योंकि समाज का अगर एक वर्ग एक भावना के साथ में काम करेगा, समाज का दूसरा वर्ग दूसरी भावना के साथ में काम करेगा, तो नेशनल इंटीग्रेशन की प्रोसेस कभी भी संभव नहीं हो पाई। उस दिशा में आगे बढ़ने के पहले जो है ना हमें अपने समाज को जो है इस ओर जो है ना उनका ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि कहाँ पर कोऑपरेशन करना है, कहाँ पर कंपटीशन करना है। पहले इन दो मूल भावनाओं का खेल कहाँ पर होना है और कैसे इस खेल के नियमों को आगे बढ़ाना है। केवल संविधान लिख के जो है ना आप इन दो भावनाओं को रेगुलेट और अनुशासित नहीं कर सकते। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज का जो निर्माण हुआ है ये इन्हीं दो भावनाओं के साथ में हुआ है।
अगर आप एक भावना को लेके आगे बढ़ते गए, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, एक सीमा के आगे आप इस विभेद को, ऐसे समाज को आप स्थायित्व नहीं दे सकते। इसीलिए हमने जो है ना अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और एक उस संविधान में हमने कोई जो है ना मौलिक अधिकार दिए। ये एक आप कह लीजिए कि प्रेशर को रिलीज करने के वॉल्व सिस्टम है ये। मगर वॉल्व सिस्टम तब तक काम करता है जब तक प्रेशर जो है वो नियंत्रण में रहता है। जिस दिन वॉल्व ने काम करना बंद कर दिया और प्रेशर बनता गया, तो जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, आप उसमें खाना पका लेते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर की जैसी सीटी बजती है, हम गैस को या अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं कि हो गया, खाना पक गया होगा, वो हम इसको खा सकते हैं। मगर अगर जो है ना सीटी बजना बंद हो जाए, किसी तरह से जो है ना सीटी जो है ना प्रेशर कुकर में और कितनी भाप इकट्ठी नहीं जाती, तो प्रेशर कुकर फट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं इसके कारण। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज भी ऐसे ही होता है। एक लिमिट तक तो जो है ना आप प्रेशर को जो है ना प्रेशर वॉल्व के थ्रू, मगर जब भी जो है ना प्रेशर बिल्डअप होता गया और आपने जो है ना आपका प्रेशर को रिलीज करने वाला वॉल्व सिस्टम जो है अगर ढंग से काम नहीं कर पाया, तो फिर समाज में क्रांति या डिसरप्शन जिसे कहते हैं, या तो वायलेंस जो होने लगेगी या वर्ग संघर्ष बढ़ने लगेगा और वो समाज, वो राष्ट्र विखंडित हो जाता। इतिहास में ऐसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी दो विचारधाराओं के कारण जो टकराव हुए, एक एक्सट्रीम विचारधारा जिसे हमने कहा कि लीज़े फेयर, यानी स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी करिए, और दूसरी जो है ना एक सेंट्रली गवर्न कम्युनिज्म और सोशलिज्म की विचारधारा। इन दोनों के बीच में अगर आप एक्सट्रीम में चले आएंगे तो टकराव तो होना है। किसी एक व्यवस्था को एक ना एक दिन तो जो है ना सरेंडर करना पड़ेगा कि या तो आप कोऑपरेट कर लीजिए या कंपटीशन ले जाइए। कितने दूर तक आप कंपटीशन ले जाएंगे? एक ना एक दिन तो आपका टकराव होगा और उस टकराव में एक व्यवस्था को तो नष्ट होना। यानी दो पक्षों में अगर लड़ाई होती है तो एक पक्ष अंततः है विजेता घोषित किया जाता है। बॉक्सिंग का मैच देख लीजिए, पहले राउंड में किसने कितना स्कोर किया, दूसरे राउंड में कितना स्कोर किया, तीसरे राउंड में कितना, पांचवें छठवें राउंड तक पहुंचते पहुंचते दोनों बॉक्सर जो हैं वो यानी ऑलमोस्ट फेंट होने की उसमें आ जाते हैं, या उनका जबड़ा जो है ना टेढ़ा हो जाता है, उसमें खून निकलने लगता है, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, पंच इतने पड़ते हैं। तो अंततः रेफरी को हाथ उठाकर एक बॉक्सर को विजेता तो घोषित करना पड़ता है। यानी एक को तो गोल्ड मेडल मिलता है मगर दूसरे को सिल्वर मेडल मिलता है। तो ये कहने का मेरे तात्पर्य ये है, ये अलग अलग दृष्टांत देके आपको सामने रखने का कि हमें उस स्थिति से नहीं बचना है, हमें अपना जबड़ा नहीं तोड़वाना है, हमें अपनी आंखें ऐसा खेल में तो ठीक है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने का या दूसरे
स्थान पहुंचने का कंपटीशन हो सकता है, 2 आदमियों के बीच में, 10 आदमियों के बीच में, 100 आदमी के बीच में। आप जानते हैं कि ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने के लिए उसके पहले ही जो है ना कितनी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अंधी दौड़ में करोड़ों लोग शामिल हैं, अरबों लोग शामिल हैं, और अंतिम लक्ष्य तक तो कुछ लोग पहुंच पाते हैं। बाकी 5 मील दौड़ के, 10 मील दौड़ के, 100 मील दौड़ कर अपने आप को दौड़ के या तो बाहर कर लेते हैं या अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हमारी क्षमता इतनी नहीं है, हम और आगे नहीं जा सकते, बस यहाँ हमारा जीवन की यात्रा समाप्त होती है। तो हमारे समाज में जो है ना तरह तरह से जो है ना कंपटीशन और कोऑपरेशन की भावना, इसका क्या प्रभाव होता है और क्यों इसके बीच में संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि मैंने पिछले भी सत्रों में आपसे कहा था कि समस्याओं को के साथ में अगर आप समाधान को साथ में इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो समस्याओं का चर्चा करना एक, जिसे कहते हैं कि ये एक लग्जरी हो सकती है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कि अरे देखिए जो है ना क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। किसी को इसकी चिंता नहीं है, किसी को देश की चिंता नहीं है, किसी को समाज की चिंता नहीं है, किसी को हमारी धर्म संस्कृति की चिंता नहीं है, कोई यूनाइट नहीं हो पा रहा है और कोई इसका क्या उपाय है, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। इस तरह की जो ना चर्चाएं हमारे ड्राइंग रूम में होती रहती हैं दोस्तों के बीच में और बुद्धिजीवियों के बीच में। तो इस तरह की चर्चा करना जो है ना एक शगल है, मगर कोई नहीं कहेगा कि हाँ ये समाधान संभव है, क्योंकि वो समाधान ही सामने नहीं आता है। हमारी YouTube चैनल का निरपेक्ष प्रयास का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर कोई समाधान उपलब्ध है तो उसे कम से कम चर्चा के मंच पर तो लेके जाएं, चर्चा तो प्रारंभ हो। इसीलिए जो है ना आज के सत्र के साथ में मैंने आपसे जैसे सत्र की शुरुआत में कहा था कि ये विषय किसी समाचार पे, किसी घटना पे आधारित नहीं है, ये एक समस्या और उसके समाधान को ढूंढने का एक निरपेक्ष प्रयास है जो हमारी YouTube चैनल का नाम है। तो इस चर्चा को अगले सत्रों में हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपने जो समय दिया वो उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।